गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम रीड कर रहे थे हमारा हिस्ट्री का 6th चैप्टर, जिसके फर्स्ट 2 पेजेस हम कर चुके थे। और लास्ट पेज पे आपने देखा था कि किस तरह से ऑर्डर दिए जाते थे। ब्रिटेन से ऑर्डर आते थे कि इंडिया से मटेरियल भिजवाया जाए ब्रिटेन के अंदर, यूरोप के अंदर। तो अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कितने टाइप्स के जो यहाँ पर टेक्सटाइल्स जो हैं वो तैयार होते थे, कौन कौन सी फेमस वेराइटीज़ थी उनकी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये देखिए, ये ऑर्डर बुक है। यहाँ कितने ऑर्डर हैं देखिए, 30,000 पीसीज, इसके 10,000 पीसीज। नाउ लुक एट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट वेराइटीज of cloth in the book. Amongst the pieces ordered in bulk were printed cotton cloth called chintz. अब देखिए, जितने भी ऑर्डर होते थे उनमें सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर किसके होते थे, कॉटन क्लॉथ के होते थे, जिन्हें छींट्स कहा जाता था। कोसैज और खासा और कोसैज और बंदना, ये 3 टाइप्स के जो हैं टेक्सटाइल्स, ये इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहती थी। डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म छींट्स कम्स फ्रॉम? क्या आप जानते हैं कि छींट्स कहाँ से आया है? इट इज़ ड्राइड फ्रॉम द हिंदी वर्ड छींट। ये हिंदी वर्ड के छींट से आया है। अ क्लॉथ विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लोरी डिजाइंस। फ्रॉम द 1680s there started a craze for printed Indian cotton textiles in England and Europe, mainly for their exquisite floral designs, fine texture and relative चीपनेस। अब देखिए, वो काफ़ी सस्ते भी होते थे और फाइन टेक्सचर होता था इनका, फ्लोरल डिज़ाइंस, फ्लावरी डिज़ाइंस होते थे उनके ऊपर। 1680 से ये सब शुरू हो गया था, जिसका क्रेज़ आ गया था एक इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स का, इंग्लैंड के और यूरोप के अंदर, कि भी वो इस तरह के कपड़ों की डिमांड करने लगे थे कि उनके ऊपर फ्लावरी डिज़ाइन होते थे, फाइन टेक्सचर होता था। रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हरसेल्फ वर क्लॉथ्स ऑफ इंडियन फैब्रिक। अब देखो कि क्वीन भी वहाँ की जो है वो इंडियन फैब्रिक पहनती थी और रिच पीपल भी। सिमिलरली द वर्ड बंदना नाउ रेफर्स टू एनी ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक और हेड। देखो, स्कार्फ जो होता है वो हम नेक के राउंड पहनते हैं, तो ये क्या था, ये ब्राइटली कलर्ड होता था, प्रिंटेड होता था। ओरिजिनली द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बंदना, बंधना। ये देखिए, जो ये टर्म जो है ये बंधना से लिखी है। हिंदी फॉर टाइंग, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है कि बांधना, जिसको हम बोलते हैं। एंड रेफर्ड टू अ वैरायटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लॉथ प्रोड्यूस्ड थ्रू अ मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग, जिसको मतलब डाई किया जाता था तो उस मेथड से, और इसको बुना जाता था, ये उससे रिलेटेड था। देयर वर अदर क्लॉथ्स इन द ऑर्डर बुक दैट वर नोटेड बाय देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। अब ऑर्डर बुक में कुछ और भी चीज़ें थी, और भी ऑर्डर होते थे जो उनके प्लेस जहाँ पर वो तैयार होते थे उनसे रिलेटेड होते थे। जैसे कासिम बाज़ार था, वहाँ भी तैयार होता था टेक्सटाइल। पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर। The widespread use of such words shows how popular Indian textiles had become in different parts of the world. और ये सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि जो इंडियन टेक्सटाइल्स हैं वो दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में कितना पॉपुलर था। तो अब यहाँ पर देखिए, जमदानी व्यू है, ओनली अर्ली 20th century. Jamdani is a fine muslin on which decorative motifs are woven on the loom, typically ingrained white. Often a mixture of cotton and gold thread was used, as in the cloth in this picture. The most important centers of Jamdani weaving were Dhaka in Bengal and Lucknow in the United Provinces. ये देखिए, ये जमदनी की वैरायटी यहाँ दी गई है। उसके बाद अगर हम दूसरी वैरायटीज़ की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये आपका छींट्स का एग्जाम्पल दिया गया है।
ये छींट का कपड़ा है जो कहाँ पर तैयार होता था, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, जो ईरान और यूरोप को एक्सपोर्ट किया जाता था। उसके बाद बंधना का डिज़ाइन देखिए अर्ली 20th सेंचुरी में, तो यहाँ पर देखिए वर मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, तो आपने पढ़े बंधना, जमदनी और छींट के बारे में। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पेज पर इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट्स। यूरोप के मार्केट्स में इंडियन टेक्सटाइल्स का क्या चल रहा था, कितनी डिमांड थी उनकी, किस तरह से वो जाते थे, कौन लेकर जाता था, कैसे होता था। By the early 18th century, worried by the popularity of Indian textiles, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textiles. अब क्या हुआ कि जो इंडियन टेक्सटाइल्स की डिमांड बढ़ रही थी, तो जो ब्रिटिशर्स के जो बिजनेसमैन थे इंग्लैंड के, उनको चिंता होने लगी कि भाई अगर इंडियन टेक्सटाइल्स की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है तो कल को हमारा मटेरियल कौन परचेज करेगा। तो उन्होंने वो इसके अगेंस्ट हो गए, वो प्रोटेस्ट करने लगे, वो विरोध करने लगे कि इंडियन टेक्सटाइल्स को जो है उसका इंपोर्ट न किया जाए। इन 1720s द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड अ लेजिस्लेशन बैनिंग द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल छींट्स इन इंग्लैंड। अब एक कैलिको एक्ट आया छींट्स ने, जिसने छींट्स को बैन कर दिया कि इंग्लैंड के अंदर इसका यूज़ नहीं किया जाएगा 1720 में। इंटरेस्टिंगली दिस एक्ट वाज नोन एज द कैलिको एक्ट, और इस एक्ट को कैलिको एक्ट कहा जाता था। At this time, textile industries had just begun to develop in England. Unable to compete with Indian textiles, English producers wanted a secure market within the country by preventing the entry of Indian textiles. अब वहाँ पर अभी तक ये इंडस्ट्री जो है वो डेवलप नहीं हुई थी, वो हो रही थी धीरे धीरे। तो वो अपनी सेफ्टी चाहते थे, वो सिक्योरिटी चाहते थे कि अगर इंडियन टेक्सटाइल्स यहाँ पर बंद हुआ तो ही हम प्रोग्रेस कर पाएंगे, नहीं तो इंडियन टेक्सटाइल्स की पॉपुलैरिटी इतनी है कि कोई हमारे प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं, कोई हमारा प्रोडक्शन परचेज करेगा ही नहीं। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वाज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। इंडियन डिज़ाइंस वर नाउ imitated and printed in England on white muslin or plain unbleached Indian cloth. अब देखो उन्होंने क्या किया, इंडिया की नकल करना शुरू कर दिया। नकल करने के बाद कि वो जैसे जिस तरीके का बनाते हैं हम उसी तरीके का बनाएंगे। तो वाइट मसलिन जो होता था उसके ऊपर, और जो प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लॉथ होता था, जो मोटा कपड़ा होता था जिसके धागे मोटे होते हैं, मोटा कपड़ा जो होता था उसके ऊपर उन्होंने प्लेन कपड़े के ऊपर डिज़ाइन करना शुरू कर दिया, प्रिंट करना शुरू कर दिया। कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल्स आल्सो लेड टू अ सर्च फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंग्लैंड। अब उनको ये लगा कि हाथ से बनाने में प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रही है, तो किस तरह से टेक्नोलॉजी ऐसी लाई जाए जिससे हमारी प्रोडक्शन बढ़े। इन 1764 द स्पिनिंग जेनी वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन के विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रेडिशनल स्पाइंडल्स। स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन हुआ, जॉन के ने किया, जिससे स्पाइंडल्स जो चरखे होते थे उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी चरखों की फिर वो बढ़ गई। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट इन 1786 रेवोल्यूशनाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल्स वीविंग। और इस तरह से फिर स्टीम इंजन का भी इन्वेंशन हो गया और कॉटन टेक्सटाइल वीविंग में फिर क्या हुआ, एक रेवोल्यूशन आ गई। क्लॉथ कुड नाउ बी वोवन इन इमेंस क्वांटिटीज एंड चीपली टू। अब सस्ते और ज़्यादा क्वांटिटी में कपड़े तैयार होने लगे। However, Indian textiles continued to dominate world trade till the end of the 18th century. European trading companies, the Dutch, the French and the English made enormous profit out of the flourishing trade. These companies purchased cotton and silk textiles in India by importing silver. अब वो क्या करते थे, जो ये डच थे, फ्रेंच थे, इंग्लिश थे, तो इन्होंने बहुत पैसा कमाया। वो अब बात आती थी कि अगर वो यहाँ से कपड़ा लेकर जा रहे हैं तो वो इंडिया के अंदर क्या दे रहे थे, कैसे वो खरीदते थे। तो वो क्या करते थे, अपने देश से सिल्वर मंगवाते थे और यहाँ से क्लॉथ्स लेकर चले जाते थे। बट एज यू नो, व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड पॉलिटिकल पावर इन बंगाल, इट नो लॉन्गर हैड टू इम्पोर्ट प्रीशियस मेटल टू बाय इंडियन गुड्स।
अब क्या हुआ, जैसे आपको पता है कि बंगाल के अंदर जब उनको पॉलिटिकल पावर मिल गई तो अब उनको बंगाल की दीवानी मिल गई थी, अब वो वहाँ पर टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। अब उनको ज़रूरत नहीं थी कि इंडियन गुड्स यानी कि इंडिया के अंदर जो चीज़ें हैं उन्हें ख़रीदने के लिए कि भी वो सिल्वर मंगवाए अपनी कंट्री से या गोल्ड मंगवाए। इंस्टेड दे कलेक्टेड रिवेन्यूज़ फ्रॉम पीजेंट्स एंड जमींदार्स इन इंडिया एंड यूज द रिवेन्यू टू बाई इंडियन टेक्सटाइल्स। वो जो टैक्स कलेक्शन करते थे उससे वो टेक्सटाइल्स को परचेज करते थे। देखिए स्पिनिंग जेनी, a machine by which a single worker could operate several spindles onto which thread was spun. When the wheel was turned, all the spindles rotated. अब देखिए एक ही वर्कर जो है वो काफ़ी सारे चरखे चला सकता था बैठा बैठा, और जैसे ही वो व्हील घूमता काफ़ी सारे स्पाइंडल्स जो हैं वो रोटेट होते। उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका, वाई डू यू थिंक द एक्ट वॉज कॉल्ड द कैलिको एक्ट? What does the name tell us about the kind of textiles the act wanted to ban? आज के लिए इतना ही।